हाय लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? सब बढ़िया, सब मज़े में। सो वेलकम टू आवर लेक्चर सीरीज ऑन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस फॉर इंडिया। ये हमारा 11वां लेक्चर है और इसमें हम देखेंगे रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक सुरक्षा के लिए चैलेंज खड़ा करते हैं। तो अभी तक लास्ट लेक्चर में हमने जम्मू कश्मीर के इशू पे एंड किया था, तो फटाफट से उसको रिकैप कर लेते हैं। हमने गवर्नमेंट स्टेप्स देखे थे, उसमें मेन फोकस इसी पे था कि सरकार क्या कर रही है, सरकार की फ़िलॉसफी क्या है और क्या और किया जा सकता है, मतलब वे फॉरवर्ड हमने इसके अंत में डिस्कस किया था। तो सरकार की मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है, मतलब वो एक ही सोल्यूशन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, वो 3, 4, 5, 6, 10 सोल्यूशंस पे फोकस कर रहे हैं और वो हमने डिस्कस किए थे। अप्रोच का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ स्कीम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो बाकी की चीज़ों पे भी ध्यान दे रहे हैं। फिर हमने देखा था प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज जो 2015 में दिया गया था। फिर हमने कुछ स्कीम्स देखी, उड़ान, नई मंजिल स्कीम, उस्ताद स्कीम, प्रोजेक्ट हिमायत। फिर हमने ये भी देखा कि पॉलिसीज़ क्या हैं, पॉलिसीज़ किस चीज़ की, रिहैबिलिटेशन की। जो लोग माइग्रेंट हो चुके हैं इस इशू की वजह से, ये इंसर्जेंसी जो हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, इसकी वजह से जो लोग अपने घरों से पिछड़ गए हैं, बिछड़ गए हैं, उनके लिए रिहैबिलिटेशन। फिर जो टेररिस्ट हैं, जो इंसर्जेंट्स हैं, उनके लिए सरेंडर पॉलिसी। तो ये पॉलिसीज़ हमने देखी। फिर इस रीजन के क्या क्या चैलेंजेस हैं, हमें इंसर्जेंसी सॉल्व करने में क्या क्या इशू आ सकते हैं, वो भी मैंने आपको बताए। फिर कुछ की इश्यूज थे, हमने वो डिस्कस किए, जैसे इंटरनेट शटडाउन, कश्मीरी पंडित, आर्टिकल 370। फिर जैसा मैंने कहा लेक्चर के शुरू में, इसको हमने ऐसे एंड किया जैसे यूपीएससी का आंसर एंड करते हैं, वे फॉरवर्ड के साथ। तो आइए आज नया टॉपिक शुरू करेंगे, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। जो हमारे भारत की आंतरिक सुरक्षा है उसमें बाहर के जो देश होते हैं या फिर जो देश के बिना जो एक्टर्स होते हैं, मतलब जो कंट्री नहीं होते, सीधी सी बात, तो वो लोग हमारे लिए क्या मुसीबत पैदा करते हैं, क्या इश्यूज पैदा करते हैं। तो सीधी सी बात है, कुछ नई टर्म्स हैं तो पहले हम उनको देख लेते हैं। पहले तो एक्सटर्नल स्टेट एक्टर, जैसा मैंने आपको बोला ये एक देश ही होता है, लेकिन ऐसा ये बहुत सिंपल इसकी डेफिनेशन है। अगर आप इसको थोड़ा सा और इसको समझेंगे तो इसमें इंस्टीट्यूशन भी आती हैं। इसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड होता है जो आपके देश के अलावा हो। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन जो आपके देश के अलावा हो और उसको फॉरेन स्टेट, जो बाहर के देश होते हैं, वो सपोर्ट करें, जिसकी वजह से हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पे खतरा है, राइट। तो सिर्फ देश नहीं होता, उसके अंदर की ऑर्गेनाइजेशन भी होती है जो अफेक्ट करती है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन जो एक फॉरेन स्टेट स्पॉन्सर करता है, जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है। ये डेफिनेशन वैसे एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स की सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है। अगर आपको एक्सटर्नल स्टेट एक्टर कोई बोलना है, जैसे अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन में बोलेंगे, तो उसमें डेफिनेशन आएगी यहाँ तक। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो इस्टेब्लिश किए जाते हैं और मेंटेन किए जाते हैं किसी दूसरे देश के अंतर्गत या दूसरे देश के द्वारा, तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस का डेफिनेशन है। उसके अंदर सिक्योरिटी एंगल तो डालना ही है क्योंकि हम सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में। नॉन स्टेट एक्टर क्या होते हैं? फिर से नेशनल सिक्योरिटी में ये वो लोग होते हैं जिनके पास काफ़ी ताकत होती है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। सोशल मतलब लोगों पे अफेक्ट डालना, कोई मतलब ग्रुप होता है बड़ा। पॉलिटिकल मतलब वो अपने पॉलिटिशियंस बैठा सकते हैं। इकोनॉमिक पावर वो तो आपको समझता ही है। तो सोशल इकोनॉमिक पावर इनके पास इतनी ज़्यादा होती है कि ये दूसरे देशों की या फिर कुछ देशों की सिक्योरिटी पे असर डालते हैं, उनकी सुरक्षा पे असर डालते हैं। और ये अभी ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि ग्लोबलाइजेशन और कनेक्टिविटी बढ़ गई है, मतलब फ्लाइट की भी कनेक्टिविटी बढ़ गई है और डिजिटल कनेक्टिविटी भी बढ़ गई है। तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं
जो किसी देश द्वारा स्पॉन्सर नहीं किए जाते, इनकी अपनी ताकत होती है। ये अब एक देश में रह के दूसरे देश को परेशान कर सकते हैं। पहले उनको आप कह लो 50 साल पहले तक उनको दूसरे देश में आना पड़ता था, तो काफ़ी टेररिस्ट अटैक जो पहले होते थे उनको वहाँ फिजिकली जाना पड़ता था। जैसे अगर कोई जहाज किडनैप करना है तो उसमें फिजिकली जाना पड़ेगा। अभी कैसे है, कंप्यूटर पे बैठे बैठे वो अपने ही देशों में, जैसे चाइनीज़ के हैकिंग होती है बहुत ज़्यादा, तो चाइना में बैठे हुए इंडिया की वेबसाइट को हैक करते हैं। तो नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन अलग तरीके से कर रहे हो। उनको यहाँ फिजिकली आने की ज़रूरत नहीं है। और अगर भारत को देखा जाए तो चाइना और पाकिस्तान ही ऐसे मेजर स्टेट हैं, मतलब फर्स्ट वाली कैटेगरी में, जिनका बहुत ज़्यादा असर होता है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पे। लेकिन अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इनका भी असर होता है और इनको ऐसे छोड़ नहीं सकते कि चलो इनका तो कोई असर ही नहीं है। तो जो मेजर में हैं वो अभी आज हम देखेंगे। तो एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स जो हैं उनसे क्या खतरे हैं, उनमें पहले कैटेगरी है पाकिस्तान की, फिर चाइना से, और एक और नेबर हम डिस्कस करेंगे। नॉन स्टेट एक्टर से क्या चैलेंजेस होते हैं, देखो ये मैं बता रहा हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि कैसे चीज़ों को हम आगे डील करेंगे और कैसे आपको इस टॉपिक को समझना चाहिए। तो देखो, इसमें आता है टेररिज्म, इसमें आता है एथनिक वायलेंस, इसमें आता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ड्रग कार्टेल्स, एनजीओ और सिविल सोसाइटी से खतरा, ट्रांसनेशनल और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से खतरा। तो देखिए, हमने इंसर्जेंसी वाले तो पढ़ लिए, जम्मू कश्मीर वाला पढ़ लिया, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाला पढ़ लिया, है ना, तो ये तो हो गए। फिर टेररिज्म आज हम पढ़ेंगे, आज शुरुआत करेंगे टेररिज्म की। फिर ये जो बाकी के पॉइंट है जैसे ड्रग कार्टेल है, ये ऑर्गेनाइज क्राइम में आता है, इसको उस टॉपिक में डील करेंगे, ये मैं आपको आज बताऊंगा, राइट। तो देखो, ऐसे इस चीज़ को डील करेंगे। तो ऑलरेडी हमने काफ़ी कुछ इसमें डील कर लिया है, और ऑर्गेनाइज क्राइम है वो आगे देखेंगे, और टेररिज्म आज हम शुरू करेंगे। तो पहले इस टॉपिक को समझने के लिए हम पहले ये देख लेते हैं कि पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश कैसे हमें प्रॉब्लम्स देते हैं। तो पहला इसका आज का टॉपिक ये, चैलेंजेस पोस्ड बाय एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स। तो पहले पाकिस्तान पे आते हैं। अब देखिए, पाकिस्तान का तो आपको पता ही है कैसे करता है, क्या क्या करता है, क्या क्या सपोर्ट है, पूरा टेररिस्ट सपोर्ट है इनकी तरफ से। तो जम्मू कश्मीर का जो खासकर है इशू, दो इशू यहाँ पे फोकस रख सकते हैं हम, जम्मू कश्मीर का और टेररिज्म का। तो ये जो है ये पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस से ही होता है, क्योंकि पाकिस्तान एज अ कंट्री, उसकी पॉलिसी है कि भारत को 1000 कट मार के, है ना, खून बहाना उसका। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि वो जो कन्वेंशनल वॉर होती है, जो नॉर्मल लड़ाई होती है, उसमें तो वो हार ही रहा है, 3 बार हार चुका है। तो फिर अब वो छोटे छोटे अटैक कर रहा है, प्रॉक्सी वॉर कर रहा है, ये मैंने आपको समझाया था। लेकिन जब ये अब ये क्या करता है, खुद भी करता है, और अब क्या करने लग गया है, नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज करने लग गया है। जैसे मैंने आपको बताया था, वो प्रॉक्सी वॉर के अंदर यूज करता है उनको। क्योंकि इससे क्या होगा, वो पाकिस्तान बोलेगा नहीं नहीं, हमारे थोड़ी ना सेनानी आए हैं, हमने थोड़ी ना अपने सोल्जर्स भेजे थे, वो तो ट्राइबल्स हैं, वो तो अपने इन्फ्लुएंस में हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है भारत से, तो इसलिए उन्होंने अटैक किया ऐसे। लेकिन जो एलईटी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लश्कर तैयबा, ये विदाउट पाकिस्तान सपोर्ट इतना अटैक तो नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ये ट्राइबल लोग ही होते हैं ना। अभी इस एरिया में देखो, जैसे ये इंडिया का मैप है, बाउंड्री है, पीओके में वैसे ही कोई इकोनॉमी नहीं है, लेकिन वहाँ से फिर लोग उठ के आते हैं, वहाँ ट्रेनिंग हो रही है, तो वो कहाँ से पैसा आ रहा है, पाकिस्तान से ही आ रहा है। तो इनको इतनी सारी इंटेलिजेंस, फंडिंग और बंदूकें, गोला बारूद, ये सब कहाँ से मिल रहा है, पाकिस्तान से ही मिल रहा है। तो पाकिस्तान की ये स्ट्रैटेजी है कि भारत में इन इश्यूज को सपोर्ट करे, किसके थ्रू, नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू। तो पाकिस्तान एक अच्छा एग्जांपल है, स्पॉन्सरिंग ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स बाय अ स्टेट। समझ रहे हो, जैसे एलईटी स्पॉन्सर किया पाकिस्तान ने,
क्योंकि एलईटी पाकिस्तान की ऑफिशियल एजेंसी नहीं है ना, ऑफिशियल एजेंसी है आईएसआई, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, तो वो एक स्टेट एक्टर होगा, एलईटी एक नॉन स्टेट एक्टर है, उसको सपोर्ट मिल रहा है पाकिस्तान से। तो इस वजह से आपको देखो समझ में आएगा रिलेशन स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर में। और आईएसआई के जो लिंकेजेस हैं वो सबको पता है, और ये पक्का मतलब हमने तो पूरा इसका डॉक्यूमेंट बना के वहाँ की कोर्ट में भेजा है, भारत ने पूरे डॉक्यूमेंट बना के प्रूफ के साथ कोर्ट में भेजा था जब 26/11 का अटैक हुआ था, उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी। ये लोग क्या चाहते हैं, जो ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है, कि जम्मू एंड कश्मीर में तो हल्ला मचाना ही है, उसको वहाँ तो परेशान करना ही है, लेकिन भारत को डिस्टेबलाइज भी करना है, उसकी इकोनॉमी पे इफेक्ट करना है, उसके लोगों में, भारत के लोगों में डर फैलाना है। और ये कैसे करते हैं, छोटे छोटे अटैक करेंगे या फिर बड़े अटैक भी कर जाते हैं, जैसे 26/11 मुंबई में। तो इससे क्या है, ऑब्वियसली पैनिक फैलता है, डर फैलता है, और इससे फिर वो रिक्रूटमेंट भी करते हैं पाकिस्तान और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो दूसरी हैं। और कैसे, फेक इंडियन करेंसी नोट्स, इसको भारत में लाकर वो भारत की इकोनॉमी को वीक करना चाहते हैं, राइट। तो नॉन स्टेट एक्टर्स जो पाकिस्तान के हैं ना, नॉन स्टेट एक्टर्स जो पाकिस्तान से हैं, वो पाकिस्तान की प्रॉक्सीज हैं। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज आईसिस ऐसे किसी स्टेट का प्रॉक्सी नहीं है, आपको उससे रिलेट करना होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा, आईसिस भी हम डिस्कस करेंगे। तो बात क्या हो रही है, स्टेट एक्टर स्पॉन्सर कर रहा है नॉन स्टेट एक्टर को, और ये सबको पता है, और हमने तो प्रूफ भी, जैसे मैंने आपको कहा, सबमिट किया था 26/11 के केस में, कि जो भी ऐसे नॉन स्टेट एक्टर हैं वो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ हो गई। आई होप ये पाकिस्तान का एग्जाम्पल समझ में आया हो। चाइना पे आते हैं। चाइना देखिए फाइनेंशियल सपोर्ट दे चुका है नागाज को, मीज़ो को और मेतीज को। इसके बारे में हमने पढ़ा था नॉर्थ ईस्ट के इशू में। ये ट्राइब्स हैं, तो इनको सपोर्ट करता है क्योंकि अरुणाचल से करेगा, राइट। यहाँ पे तो ऐसे सपोर्ट करके उनको आर्म्स देता है, उनको हथियार देता है, उनको पैसे देता है, नहीं तो ट्राइब्स इतना कहाँ से आर्म्स लेके आ रही है, चाइना से ही है ना, पहले सपोर्ट किया है उसने। फिर चाइना के भी दो एंगल हैं, जैसे पाकिस्तान के थे जम्मू और कश्मीर, और दूसरा मतलब भारत के दूसरे एरियाज। चाइना का हिसाब क्या है, वो नॉर्थ ईस्ट में भी परेशानी करता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा वो अपनी बाउंड्री क्लेम करता है कि ये रीजन उसका है। जैसे डोकलाम रीजन, यहाँ पे जो इशू हुए थे, तो यहाँ पे बाउंड्री इशू वो खड़ा करता रहता है ताकि इंडिया परेशान रहे, भारत कभी स्ट्रांग ना बन पाए उस रीजन में, ऐसे अगर इश्यूज क्रिएट कर दी जाए तो। फिर दूसरा, यहाँ पे जो नक्सलाइट्स हैं वो क्या फॉलो करते हैं, माओ की आइडियोलॉजी। माओ कौन थे, चाइनीज के लीडर थे, चाइना के लीडर थे। तो ये सब चीज़ें यूज़ करके वो पता क्या करते हैं, कहते हैं कि आप हमें ज़मीन दे दो, हम ये करना बंद कर देंगे, ऐसे बोलते हैं। ये सब चलता है नेगोशिएशन में। तो ऐसे ये लोग इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं ताकि वो जम्मू कश्मीर ले ले पाकिस्तान, चाइना ले ले ये ज़मीन, या अक्साई चीन में कोई ज़मीन ले ले। तो ऐसे यहाँ पे इश्यूज चलते हैं, ये यूज़ किया जाता है अपने हित के लिए चाइना द्वारा। चाइना ने काफ़ी एक इंडियन मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं, जैसे माओइस्ट, उनके साथ बहुत ज़्यादा एक कैसे बोल सकते हैं दोस्ती बना रखी है, क्योंकि वो देते हैं उनको हथियार, वो देते हैं उनको मॉरल सपोर्ट। फिर मतलब चाइना देती है मॉरल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट माओवादियों को, और माओवादी यहाँ पे हंगामा करते हैं, तो इंडिया वीक ही होता है ना इंटरनली। तो ये इश्यूज हैं यहाँ पे। फिर बांग्लादेश पे आते हैं। देखिए वैसे बांग्लादेश का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसी चीज़ में नहीं है, लेकिन वहाँ की वजह से, बांग्लादेश के इश्यूज की वजह से जो इलीगल माइग्रेशन हो रहा है वो थोड़ा खतरा दे सकता है, और दे रहा है भारत को। जैसे इलीगल माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है बांग्लादेश में, हमने पढ़ा था कि नॉर्थ ईस्ट में जो डेमोग्राफी होती है उस जगह की, जैसे लोग
कौन से रिलीजन के हैं, जो लोकल्स हैं वो माइनॉरिटी में ना बदल जाए, उनको ये डर लगता है। तो इलीगल माइग्रेशन की वजह से नॉर्थ ईस्ट में इंडिया के एथनिक टेंशन्स हो जाती हैं। मैंने आपको बताया है एथनिसिटी क्या होता है। तो इसकी वजह से वही डेमोग्राफिक चेंजेस जैसा मैंने कहा वो आने लगा है नॉर्थ ईस्ट में, और उसकी वजह से लोग वहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट के लोकल्स हैं वो लड़ रहे हैं। किससे लड़ रहे हैं? भारत से लड़ रहे हैं। वैसे इसमें डायरेक्ट कोई प्रूफ नहीं है, बांग्लादेश जानबूझ के कर रहा है, मैं आपको पहले ही बता दूं। ये सिर्फ एक क्या कह सकते किस्मत है। लेकिन इसमें आप ये भी बोल सकते हो कि ये ज़्यादा एक्शन भी नहीं कर रहा है बांग्लादेश इस चीज़ को लेकर। तो कहीं ना कहीं कुछ इशू है जो चिंताजनक है कि बांग्लादेश सॉल्व क्यों नहीं कर रहा है इस चीज़ को। ओके, तो कम्युनल वायलेंस होता है इसी वजह से, क्योंकि जब वो भारत में आते हैं तो उनके लिए कोई जगह तो है नहीं, क्योंकि वो इस देश के नागरिक नहीं है, तो झगड़ा तो हो गई, इसलिए कम्युनल वायलेंस होता है वहां पे। अब आते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स पे। ओके, नॉन स्टेट एक्टर्स, टेररिज्म हम देखेंगे जो टॉपिक है। अभी उससे पहले फटाफट देख लेते हैं एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। जैसा मैंने आपको बताया एमएनसीज बहुत बड़ी हो गई हैं आजकल, बहुत पैसा आ गया उनके पास। कई कई कंपनियां इतनी बड़ी है, कोई छोटे देश से तो बड़ा उनका जीडीपी है, जिनका उनका सालाना खर्चा है। तो ये जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है इतना ज़्यादा अभी कनेक्ट हो गया है, इस पे काफ़ी सारी जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, मतलब एक देश में नहीं है काफ़ी देशों में है, वो अब ग्लोबल इकोनॉमी पे असर डाल रही हैं। जैसे गूगल का रिसेंटली सर्वर इंडिया में डाउन हो गए थे और काफ़ी और जगह भी हो गए थे, तो लोगों की सर्विस डाउन हो गई थी, काम नहीं कर पा रहे थे। तो ये चीज़ें क्या है, ये इकोनॉमी पे असर डाल रही है। तो बेनिफिट तो है कि ये लोग आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं कंट्री में, वहां पे लोगों को नौकरी देते हैं, लेकिन नौकरियां भी काफ़ी टाइम मैक्सिमम कंपनीज मिनिमम पेमेंट देती हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, इनका फायदा होता है, पेमेंट कम देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप रुपी को कन्वर्ट करोगे तो डॉलर में वो लोग ज़्यादा देते हैं वैसे भी, और रुपी में उनको सस्ता पड़ता है। वो 50% पेमेंट पे भी इंडिया में काम करा लेते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज, जो वो अपने ओरिजिनल जो उनका होम कंट्री है, जैसे मान लो कोई यूएसए की कंपनी है, वो भारत में आके इन्वेस्ट कर रही है, यहाँ पे ऑफिस बैठाया है, लेकिन उनके लिए भारत सस्ता पड़ता है, तो वो उतनी पेमेंट नहीं देते हैं, तो यहाँ ग्रोथ नहीं होती है, तो उससे क्या है, इकोनॉमी पे इशू आता है। लेकिन और पता क्या होता है, वो फायदा जो होता है ना उनको प्रॉफिट, वो उधर ले जाते हैं। तो नुकसान किसको हो गया, भारत की इकोनॉमी को ही हुआ, राइट। तो ये चीज जानना इंपॉर्टेंट है। इस वजह से क्या है, इंप्लॉयमेंट इश्यूज आते हैं लॉन्ग टर्म में, क्योंकि जब आपको उतनी पेमेंट नहीं मिल रही है, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, ऊपर से वहां पे दूसरी जगह वो दे रहे हैं बराबर, तो फिर इशू तो आएगा ही। और ये इतने बड़े हो जाते हैं कि लॉबी करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं, लॉबी। तो सरकार की जो पॉलिसीज हैं उसको भी चेंज करने लग जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा काफी बड़ी बड़ी कंपनीज जाके मिलती हैं प्राइम मिनिस्टर से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, तो वहां थोड़ा वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। और कौन मिलने जाता है, जो बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं, सीधी सी बात है। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं कि प्रोडक्शन अगर करना हो तो सबसे सस्ती जगह करें जाकर, और यहाँ से फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है, जैसे ब्रिटिशर्स करते थे ना, फिनिश प्रोडक्ट बाहर भेज दे। तो इससे क्या है, भारत की जो टैक्स है ना, जो भारत सरकार टैक्स कमा सकती है, वो नहीं कमा पाती। तो थ्रेट जो है नॉन स्टेट एक्टर से ज्यादातर मल्टीनेशनल में अगर देखा जाए तो वो है इकोनॉमी का। फिर आते हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो, जैसे एनजीओज। तो जैसे ये इन्वायरमेंट पे बहुत ध्यान देती हैं, है ना, कि अगर कोई स्टडी प्रॉपर ना की गई हो, या फिर बहुत सारे ये प्रोटेस्ट करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं इन्वायरमेंट की तरफ, काफ़ी हद तक वो पॉजिटिव भी है। लेकिन हमें डेवलपमेंट भी चाहिए, तो अगर सेफली कोई चीज़ करी जा रही है तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने से क्या फ़ायदा। आप बोलो कि सरकार ये चीज़ें भी करे, वो चीज़ें भी करे, प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। कहीं होती हैं ऑर्गेनाइजेशन जो एक्चुअली फॉरेन फंडेड होती हैं,
और वो इशू ही क्रिएट करने आती हैं और कुछ नहीं। तो इस वजह से काफ़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो छोटे छोटे जैसे बांध बोल सकते हो आप, डैम्स, फिर बाकी एनर्जी प्रोजेक्ट्स, और खासकर GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जैसे ये किसके अंतर्गत आता है, बायोटेक्नोलॉजी के, और माइनिंग के इश्यूज। तो यहाँ पे इन सब पे जब प्रोटेस्ट होता है तो सीधी सी बात है, प्रोजेक्ट रुक जाता है। लेकिन सरकार को अपना कोयला तो निकालना ही है, नहीं तो देश कैसे चलेगा। अब वो बात क्या होती है ना, एनजीओ अपनी जगह पे सही होती हैं, लेकिन आप भारत सरकार की तरफ से सोचो तो ये चीज़ें हमें करनी ही पड़ेगी डेवलपमेंट के लिए। बिजली पैदा करने के लिए इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, कैसे सपोर्ट करोगे। तो ऐसा होता नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें हर चीज़ सही होती है इन प्रोजेक्ट्स में, नहीं, इन्वायरमेंट कंसर्न है, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है और एनजीओज और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को सरकार के साथ काम करना चाहिए मिलके। जब वो प्रोसेस बन रहा है, पॉलिसी बन रही है, तब जागरूकता फैलाओ लोगों के बीच में। तो सबसे सीरियस कंसर्न यहाँ पे क्या हो जाता है कि कई बार ऐसा पकड़ा गया है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये दूसरे देशों द्वारा फंड की जाती हैं ताकि यहाँ पे प्रोटेस्ट हो और यहाँ पे डेवलपमेंट ना हो, विकास ना हो। तो ये सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए या इन चीज़ों को संभालने के लिए सरकार ने एक सरकार एक कानून लाई थी, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस रेगुलेशन एक्ट 2010 में, जिसमें ये देखा जाएगा कि जो एनजीओज हैं उनमें फंड कैसे आ रहा है और कौन सी रजिस्टर्ड हैं कौन सी नहीं है। तो इसकी वजह से काफ़ी स्टेप्स लिए भी गए थे, काफ़ी एनजीओज को हटा दिया गया था अप्रूव्ड लिस्ट से, कुछ कुछ जेन्युइन भी थे जो हटा दिए गए थे, तो वो भी इशू चल रहा है। तो इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हो, एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल, पीटा जो एनिमल एक्टिविस्ट्स हैं, ऐसे। तो ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक वो भी है, उनका जेन्युइन कंसर्न है कि आपने लोगों के बारे में तो सोचा नहीं, आप काम करो, करना ही है, लेकिन लोग जो डिस्प्लेस हो रहे हैं उनको सही तरीके से पॉलिसी तो दो कि कहाँ जाके रह सकते हैं वो, उनको क्लैरिटी तो दो, उनको रास्ता तो दिखाओ, आप अपनी ज़िंदगी आगे कैसे चला सकते हो। तो देखिए ये एग्जाम्पल्स हैं। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, टाइप देखिए, टाइप ऑफ सिविल सोसाइटीज। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब गवर्नमेंट इसका पार्ट होती हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस, अरब लीग, नेटो। एनजीओस जो सरकार नहीं होती लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो सरकार की बनाई नहीं होती हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, लायंस क्लब, रेड क्रॉस। एमएनसीज ये तो मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ, जो कंपनीज एक देश में नहीं होती, काफ़ी सारे देशों में होती है। जैसे वॉलमार्ट ने अभी फ्लिपकार्ट खरीदा है यहाँ पे इंडिया में, अभी तो नहीं, टाइम हो गया। टोयोटा है, एक्सॉन मोबाइल, और क्या है, सिटीज़, ये जैसे मुंबई की बीएमसी, राइट। तो ये सब जो है सिटीज़ की ऑर्गेनाइजेशन अपनी, और इसमें आ जाता है अलकायदा भी आ जाता है। और क्या एग्जांपल्स हैं, अभी देखो ये अलग टेबल है, इसमें आप दो कॉलम देखिए, एक अटैकर्स का है, एक टारगेट्स का है। तो एक्टर टाइप, अब तीन चीज़ें आप समझिए, अटैकर जो अटैक करेगा, टारगेट कौन है, और एक्टर कौन है। तो स्टेट, एक स्टेट दूसरे स्टेट पे अटैक करे, उसका एग्जांपल क्या है, स्टक्सनेट, गोस्टनेट, ये साइबर अटैक्स हैं। स्टेट द्वारा सेमी स्टेट मतलब किसी देश ने किसी कंपनी पे, यूएस हुआवे को बैन कर दिए, चाइना गूगल के प्रोडक्ट्स नहीं आने देता अपने उसमें, ठीक है, कुछ कुछ ही आते हैं, सारे नहीं आते। और स्टेट द्वारा नॉन स्टेट पर, तो जैसे चाइना तिब्बत के जो एक्टिविस्ट हैं उन पे जोर डालता है, अटैक करता है। नॉर्थ कोरिया ने सोनी पिक्चर्स को हैक कर दिया था, ये आई थिंक 2 या 3 साल पहले की बात है। सेमी स्टेट एक्टर जब स्टेट एक्टर पे हमला करे, तो पैट्रियोटिक हैकर्स जो अपने देश के लिए कुछ मतलब पॉजिटिव वे में हैक करते चीज़ों को। एस्टोनियन
ईरानियन हैकर्स, ठीक है। फिर सऊदी पे शमून करके है। एनीवेज, इसको मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, आपको रटना नहीं है, आप सिर्फ फर्स्ट वाले कॉलम पे ध्यान दे सकते हो, वो भी इनफ है एग्जाम्पल्स के लिए। फिर रशियन हैकर्स, जेपी मॉर्गन पे अटैक कर दिया था, राइट। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब सेमी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब थोड़ा बहुत सरकार का भी सपोर्ट है और वो प्राइवेट भी है, और वो टोटली नॉन स्टेट पे अटैक कर रही है, मतलब कंपनीज पे। फिर नॉन स्टेट एक्टर किस पे अटैक कर रहा है? स्टेट पे। आईसिस ने यूएस के सेंटर्स पे अटैक किया, स्ट्रेटेजिक कमांड। नॉन स्टेट ने सेमी स्टेट पे अटैक किया, आईसिस ने अटैक किया, ठीक है। फिर हैकर टीम, गामा इंटरनेशनल, ये सब। अगेन ये काफ़ी अलग एग्जांपल्स हैं, आपको इसमें से जो याद रखना है आप याद रख सकते हो। एपी एसोसिएटेड प्रेस एक न्यूज़ एजेंसी है, okay? तो नॉन स्टेट वाला नॉन स्टेट पर अनोनिमस हैकर्स हैं, एक ग्रुप है, उसने साइंटोलॉजी पे अटैक किया, एशली मेडिसन अटैक रिवील किया था, एशली मेडिसन। ये एक मैरिड लोगों के लिए डेटिंग ऐप था, काफ़ी कंट्रोवर्शियल था ऐप, तो साइबर क्राइम में ये आ जाता है। तो ऐसे आपको चीज़ें समझनी है, स्टेट भी स्टेट पे अटैक करता है, स्टेट भी सेमी स्टेट पे अटैक करता है, स्टेट भी नॉन स्टेट पे। वैसे आप सेमी स्टेट वाला इग्नोर कर सकते हो, टोटली कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्टेट का स्टेट पे कर सकते हो आप, और स्टेट का नॉन स्टेट पे, और नॉन स्टेट का स्टेट पे, और नॉन स्टेट का नॉन स्टेट पे। तो मैं ये डिफरेंट कलर से कर देता हूँ, आप इन्हीं कॉलम पे ध्यान दे देना, इस पे, इस पे, इस पे और इस पे। सेमी स्टेट का कोई भी एक्शन आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि हमें स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर ही पढ़ना है। तो चलते हैं आगे, आज के टॉपिक पे आते हैं, टेररिज्म पे। पहले जैसे मैं दूसरे लेक्चर्स में स्टार्ट करता हूँ, कोई भी ऐसा मेजर टॉपिक स्टार्ट करना होता है, मैं चाहता हूँ आपके पास एक इंट्रोडक्शन हो, ठीक है। तो टेररिज्म को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बेसिक बता दूं कि भारत की जो आंतरिक सुरक्षा के इश्यूज हैं, वो अंदर के इश्यूज, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ। तो भारत के जो आंतरिक सुरक्षा के इश्यूज हैं, वो अंदर की एक वीकनेस का भी असर है, और बाहर के जो स्टेट्स हैं वो प्रॉक्सी वॉर खेल रहे हैं, उसका भी असर है। तो सिर्फ भारत के अंदर की वीकनेस नहीं है, वो बाहर से भी उसको वीक किया जा रहा है। अंदर की वीकनेस आप देख सकते हो कैसे, इनसाइड पे अगर आप जाओ, फैक्टर्स क्या हैं कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लोगों की जो इश्यूज हैं, उनको जो तकलीफ़ें हैं, और जेन्युइन तकलीफ़ें हैं, जेन्युइन ग्रीवेंसेस जेन्युइन है पूरी, वो सब चीज़ें। फिर पॉलिटिक्स, सीधी सी बात है, वोट बैंक वगैरह खेलते हैं लोग, अपना वोट जीतने के लिए कभी किसी को सपोर्ट कर देंगे, कभी लोकल माओवादी को सपोर्ट कर देंगे। तो इन सब चीज़ों से इंटरनली बहुत इशू आए हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, एक्सटर्नली अगर आप देखो, पाकिस्तान जो है काफ़ी सपोर्ट करता है उन लोगों को जो भारत को तोड़ने में उनकी हेल्प करें। तो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज अगर हम 4 ग्रुप में बांटे, मेजर मेजर, तो पहला आता है जम्मू एंड कश्मीर का इशू, फिर नॉर्थ ईस्ट का इशू, फिर माओइज्म का इशू, या हमें ऐसा नहीं लिखना चाहिए, हमें ऑफिशियल चीज़ लिखनी चाहिए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, और फाइनली टेररिज्म जो पनप रहा है भारत के अंदर। हमें देखिए इंटरनेशनल टेररिज्म पे नहीं देखना है ज़्यादा, हमें इंडिया का टेररिज्म समझना है, क्योंकि ये इंटरनल सिक्योरिटी का है। तो पहली बात तो मैं आपको बताऊं, देखो इसमें आप कुछ चीज़ें हैं वो डायरेक्टली देख पाओगे पाकिस्तान की वजह से हैं। कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर का। और भारत में अभी हम ये भी देखेंगे कि टेररिज्म का जो सपोर्ट है वो वहीं से है, और इसका एग्जांपल आपको पता ही है, 26/11 सबसे बड़ा, राइट। फिर बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे 1993 में, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, है ना। तो टेररिस्ट यहाँ पे फिट होता है हमारे सिलेबस में, टेररिज्म यहाँ फिट होता है। इंटरनल सिक्योरिटी अगर भारत में आप चैलेंजेस देखोगे तो 4 बड़े बड़े होते हैं। ओके, चलें आगे। तो और एक और चीज़ है
कि काफ़ी इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं भारत के पास, काफ़ी इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं भारत के पास एक्सटर्नल सोर्सेज की वजह से। और एक्सटर्नल सोर्सेज में दोनों हैं, स्टेट एक्टर्स भी हैं जैसे पाकिस्तान चाइना, नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं जैसे आईसिस। तो इसकी वजह से भारत में सिचुएशन और भी थोड़ी सी पेचीदा हो जाती है। और दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं जिनको बॉर्डर से इतना खतरा है और इंटरनली भी इतने इश्यूज आ रहे हैं, समझ रहे हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था नक्सलाइट्स का, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट्स हैं वो वैसे तो इंटरनल नॉन स्टेट एक्टर हैं। क्या है? इंटरनल नॉन स्टेट एक्टर। लेकिन इनको लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है फिलीपींस में, टर्की में, चाइना में, उनको बहुत सपोर्ट मिलता है। इनको इंटेलेक्चुअल सपोर्ट मिलता है, मॉरल सपोर्ट मिलता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता है सरकार पे अटैक करने के लिए। तो ये चीज़ें हैं, तो इसलिए ये इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप अगर आपको नहीं समझा है प्लीज़ इसको दोबारा देखना, क्योंकि ये आपको एक ओवरऑल पॉलिसी का आइडिया देता है कि भारत को खतरा किस चीज़ से है। चलो अब कोट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था, ठीक है, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, कि डेमोक्रेसीज जो हैं वो आपको डिसेंट, ठीक है, मतलब अपनी बात कहना और सरकार के अलग जाना, इसका हक देती है। आपको पॉलिटिकल एरिया में आने का भी हक देती है। लेकिन इसी वजह से हम टेररिस्ट को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि टेररिस्ट फ्रीडम के एकदम उल्टा काम करते हैं। वो जो फ्रीडम होती है लोगों के पास उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा सोल्यूशन क्या है? डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को बचा के रखना है ताकि सबकी आवाज़ हो, सबका विकास हो। सबका साथ सबका विकास, सबकी आवाज़ सबका विकास। आप इसको एक कीवर्ड के तौर पे यूज़ कर सकते हो। देखो नया कीवर्ड, सबकी आवाज़ सबका विकास। ऐसे ये आप इंटरनल सिक्योरिटी में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। सबकी आवाज़ सबका विकास। फिर आपको इनके बारे में तो पता ही होगा, मलाला यूसुफजई। तो ये क्या बोली हैं कि बंदूकों से आप टेररिस्ट को तो मार दोगे, लेकिन टेररिज्म जो आइडियोलॉजी है उसको आप एजुकेशन से ही मार सकते हो। फिर गांधी जी ने क्या कहा था, ये तो आपको पता ही है कि हिंसा के सख्त खिलाफ थे। तो उन्होंने कहा था, मैं किसी भी परिस्थिति में जान से मारने या हत्या करने या आतंकवाद को अच्छा नहीं मानता। इन्हीं का एक और कोट है, एंड आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। आप सबकी आंख निकालते रहोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो आपको पीस, मतलब इसका मतलब ये है आपको शांति, डेमोक्रेसी, नेगोशिएशन, इन सब चीज़ों पे फोकस करना है। आपको चीज़ों की जड़ तक जाना है, उसको फिर वैसे सॉल्व करने की कोशिश करना है। एक चीज़ होती है सिम्टम और डिजीज। कोरोना के सिम्टम क्या हैं? सर्दी जैसा लगना, सर्दी जैसे सिम्टम्स हैं, स्मेल चले जाना, टेस्ट चले जाना। डिजीज क्या है? कोरोना। तो वैसे ही अगर इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं भारत में, तो वो किसी चीज के सिम्टम हैं। डिजीज क्या है? अंडर डेवलपमेंट। तो आपको ऐसे चीजों की जड़ तक जाना है, फिर उसको सॉल्व करना है। अगर आप सिर्फ सिम्टम ही सॉल्व करते रहोगे तो डिजीज घंटा सॉल्व होगा, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। तो डिजीज सॉल्व करने के लिए आपको मतलब चीजों के जड़ तक जाना होगा, खोजना पड़ेगा वहां तक। ऑलराइट, और कोट्स देखते हैं। तो टेररिज्म क्या है? ये एक टैक्टिक है, डिमांडिंग द इम्पॉसिबल एंड डिमांडिंग इट एट गन पॉइंट। मतलब देख रहे हो, आप किसी से इम्पॉसिबल चीज मांगो और बोलो कि अरे भाई मेरे को अभी दे, नहीं तो उड़ा दूंगा, ऐसे। तो टेररिज्म क्या है? टैक्टिक है डिमांडिंग इम्पॉसिबल, जो चीज पॉसिबल ही नहीं है और उसको बंदूक के उस पर मांगना। अब आते हैं इस चीज पे, टॉपिक स्टार्ट करते हैं फटाफट। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए टेररिस्ट
कि डेफिनेशन सबसे इंट्रोडक्शन में सबसे मेन बात आपको ये जाननी ज़रूरी है कि ऑफिशियली पूरी दुनिया किसी एक डेफिनेशन पे अग्री नहीं करती। वेस्टर्न कंट्रीज कुछ और में बिलीव करती है, यूएन कुछ और, इंडिया कुछ और, ये मैं आपको बताऊंगा अभी। तो वी स्टिल लैक अ ग्लोबल डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म की कोई ग्लोबल डेफिनेशन अभी तक मानी नहीं जाती है, हर कोई उस पर अग्री नहीं करता है। इसका रीज़न क्या है? देखो, अगर ऐसी कोई भी चीज़ आप पढ़ते हुए आपके सामने आती है ना, ये सिर्फ टेररिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी सिलेबस में और चीज़ें हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उसमें अगर आप ऐसे कुछ अनोखी सी चीज़ पढ़ते हो, आप खुद से पूछा करो ऐसा क्यों, और उसको गूगल किया करो। तो इसका रीज़न ये है कि पहले तो ये है कि एक देश का टेररिस्ट दूसरे देश का फ्रीडम फाइटर हो सकता है, क्योंकि टेररिज्म में बेसिकली क्या होता है, लोग बंदूकें उठाते हैं, गोलीबारी होती है, लोग मरते हैं। कई बार वो फ्रीडम के लिए भी किया जाता है, जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम में किया गया था, है ना। ब्रिटिशर्स के लिए भगत सिंह कौन थे? टेररिस्ट थे। हमारे लिए क्या थे? फ्रीडम फाइटर। सेकेंडली, कुछ कुछ जो स्टेट्स हैं, जैसे चाइना, देखिए स्टेट्स जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो आप प्लीज़ इसको ये मत समझिएगा यूपी या बिहार टाइप्स, ये एक्चुअल कंट्रीज़ हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है स्टेट एक पॉलिटिकल कंसेप्ट है, ठीक है, ये एक टेक्निकल वर्ड है। तो जब भी स्टेट यूज़ हो रहा है इसको आप यही समझिए। तो स्टेट्स जो हैं दूसरे, वो भी क्रिमिनल लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप जाओ दूसरे देश में, वहाँ पे जाके आप अटैक करो। तो क्या है ये? पाकिस्तान का सपोर्ट एलईटी को। तो इसमें सीधी सी बात है ना, अगर ये लोग ऐसा करेंगे तो ये थोड़ी ना कोई अग्री करेगा कि अगर आप मान लो डेफिनेशन बनाओ जिसमें आप टेररिज्म को बोल दो कि जब कोई ऐसे करेगा, एक स्टेट दूसरे स्टेट में जाकर लोगों को सपोर्ट करेगा और बंदूक मतलब देगा, आर्म्स देगा, सपोर्ट देगा, ट्रेनिंग देगा, वो टेररिज्म है। तो पाकिस्तान थोड़ी ना उस बात पे अग्री करेगा, यूएन का पार्ट तो ये भी है। ऐसे होता है, ये इशू है। तो इस वजह से हमारे पास दुनिया में ग्लोबली अग्रीड कोई मतलब डेफिनेशन आई नहीं है, इसलिए। तो अब देखते हैं वेस्टर्न कंट्रीज क्या करती हैं। देखिए, वो टेररिज्म को ज़्यादातर रिलीजन से रिलेट करती हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? ज़्यादातर रिलीजन से रिलेट करती हैं डेफिनेशन में। यूएन में भी कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ये फोकस करते हैं उसके एस्पेक्ट पे, मतलब फाइनेंशियल टेररिज्म और प्रॉक्सी ग्रुप्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, देखो इन्होंने कोई डेफिनेशन नहीं दी है, तो डेफिनेशन जब नहीं होगी तो क्या होगा, उसके टुकड़े पे असर मतलब होता है, मतलब टुकड़े मतलब एक टॉपिक को डील किया जाता है। तो टॉपिक अगर टेररिज्म है तो उसमें वो लोग ये चीज़ें डाल देते हैं कि देखो वेस्टर्न कंट्री में टेररिज्म वो है जो रिलीजन के लिए करते हैं लोग। यूएन कैसे बोलेगा कि फाइनेंशियल, देखो वो किसी का पैसा चुरा रहे हैं क्या, वो भी एक फाइनेंशियल टेररिज्म है। प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे पाकिस्तान करता है, वो एक टेररिज्म है। ऐसी चीज़ें। अब भारत में क्या होता है कि सेकेंड ईयर से एक रिपोर्ट है, उसकी मैं डेफिनेशन आपको दिखाऊंगा। तो टेररिज्म को टैकल करने के लिए होम मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, कैबिनेट सेक्रेटरीट भी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इतने सारे डिपार्टमेंट के बावजूद कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है। यूएपीए कुछ और डिफाइन करता है ना, आईपीसी में डेफिनेशन नहीं है। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि जब डेफिनेशन नहीं है तो कंसेंसस नहीं होगा। अब अगर हम ग्लोबली देखें तो ग्लोबली जब सारी कंट्री किसी चीज़ पे अग्री नहीं कर रही हैं, यूएन कुछ बोल रहा है, इंडिया कुछ है, क्योंकि इंडिया की सिचुएशन भी अलग है ना। आप यहाँ पे इंसर्जेंट को भी टेररिस्ट बोल सकते हो, क्योंकि वो हम देखेंगे आगे जाके उसका डिफरेंस। तो मैंने आपको वैसे समझाया पहले। तो जब डेफिनेशन नहीं है, देशों के पास एक डेफिनेशन नहीं है, तो कंसेंसस भी नहीं होगा कि भाई टेररिज्म से लड़ना कैसे है, क्योंकि सबके इश्यूज अलग अलग हो जाते हैं। तो एक सोशियोलॉजिकल स्कूल है, ये क्या कहता है कि टेररिज्म का जो जड़ है वो सोसाइटी से होता है, क्योंकि सोसाइटी में अगर लोग मार्जिनलाइज्ड हो जाएं, है ना, मार्जिनलाइज्ड हो जाएं, डिप्राइव हो जाएं, उनको चीज़ें मिले ना, वो बन जाते हैं फ्रस्ट्रेटेड।
वो हो जाते हैं फ्रस्ट्रेटेड। इससे आता है एलियनेशन, लोग अलग फील करने लग जाते हैं, उस देश का हिस्सा फील नहीं करते। इस एलियनेशन से वल्नरेबिलिटी बढ़ती है, वो वल्नरेबल हो जाते हैं किसकी तरफ, एक्सट्रीमिज्म की तरफ, या आप बोल सकते हो वायलेंस की तरफ। तो कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती हैं जब वो इतना एलियनेट फील करने लग जाते हैं, वो वायलेंस का, हिंसा का साथ देने लग जाते हैं। तो जो काफ़ी सारी जो टेररिस्ट हैं, जो मैक्सिमम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये वल्नरेबल लोगों को ढूंढती हैं। आई होप आपको ये वर्ड तो पता ही होगा। तो वल्नरेबल लोगों को ढूंढती हैं और उनको अपना हिस्सा बनाती हैं। ठीक है, लेकिन एक और इशू है कि हर बार वल्नरेबल नहीं लोग जाते, या हर बार जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो वल्नरेबल लोगों को निशाना नहीं बनाती। इसका एग्जाम्पल है आइसिस। आइसिस में अबुल बकर अल बगदादी जो है वो एक डॉक्टर है, उसको इस्लामिक हिस्ट्री में डॉक्टरेट है। तो वो कहीं पे ऐसा नहीं था कि मार्जिनलाइज था, या जैसे मैंने आपको पहला फैक्टर बताया ना, मार्जिनलाइज था, डिप्राइव था या एलियनेटेड था, नहीं। तो इसलिए मैं कहा जाता है मोस्ट, ज़्यादातर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस फोकस करती हैं इस ग्राफ पे, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता है। जैसे ओसामा बिन लादेन, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो वो एक सऊदी बिलियनियर था, बिलियनियर, सोच रहे हो। और उसका जो सक्सेसर था अल जवारी, वो भी एक डेंटिस्ट था। तो सोशियोलॉजिकल थ्योरी हर बार काम नहीं करती है, इसलिए साइकोलॉजिकल थ्योरी भी है। लेकिन साइकोलॉजिकल थ्योरी क्या करती है, ये डिफाइन नहीं करती है, ये बोलती है कि आप कॉन्सिक्वेंसेस पे ध्यान दो, टेररिज्म से होता क्या है। तो टेररिज्म तब आता है जब उनको फियर, लोगों को डराना हो। तो जब भी कोई डराने के लिए लोगों को काम करे, वो एक टेररिज्म एक्ट हो जाता है, ये ऐसे बोलते हैं। कि आप उसके इफेक्टिवनेस, सॉरी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखो, उससे हो क्या रहा है आप उसको देखो, आप ऑब्जेक्टिव को देखो, उससे आपको समझ में आएगा कि ये टेररिज्म है कि नहीं। लेकिन ये एक कोई डिटेल डेफिनेशन नहीं देता, ये सिर्फ, ये जो स्कूल है, स्कूल मतलब ये स्कूल ऑफ थॉट, आपने ऑप्शनल में पढ़ाई होगा, ऐसे स्कूल्स ऑफ थॉट होते हैं। जैसे पीएसआईआर में रियलिस्ट स्कूल होता है ना। फिलॉसफी में भी डिफरेंट स्कूल हैं, सोशियोलॉजी में भी हैं। तो चीज़ों को देखने के लिए ऐसे होता है। मार्क्स का एक अलग स्कूल है, मार्क्सिज्म एक अलग थॉट है, राइट। एडम स्मिथ कोई अलग थॉट चलाते हैं, चलाते भी क्या मतलब, उनकी अलग थिंकिंग है। तो अब वर्किंग डेफिनेशन पे आते हैं। वर्किंग डेफिनेशन मतलब अभी किस चीज़ पे लोग अग्री करते हैं ज़्यादातर, और उसके बाद रीजन के हिसाब से या देश के हिसाब से चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो टेररिज्म की वर्किंग डेफिनेशन क्या है, ये एक फिनोमिना है, ये एक हरकत है जिसमें कोई ग्रुप या कोई इंडिविजुअल वायलेंस को यूज़ करके कोई गोल अचीव करना चाहता है। वायलेंस को यूज़ करके, हिंसा को यूज़ करके अपना गोल अचीव करना चाहता है। ये जो ग्रुप होता है, ये किसी के द्वारा बनाया जाता है, ऐसा लीडरलेस नहीं होता है, इसमें हमेशा कोई ना कोई लीडर होता है। तो और कौन से गोल्स होते हैं, वो गोल्स होते हैं पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल। पॉलिटिकल मतलब जैसे पाकिस्तान कश्मीर में कर रहा है टेररिज्म, उसको ऑक्यूपाई करने के लिए, उसको अपनी तरफ लेना चाहता है, जब्त करना चाहता है ना। तो टेररिस्ट ग्रुप क्या कर सकते हैं, कश्मीर को पाकिस्तान तरफ ले जाने के लिए हेल्प कर सकते हैं। आइडियोलॉजिकल क्या होता है, टेररिज्म जो भारत के दूसरे एरियाज में है, ये क्या करना चाहते हैं, सरकार को तोड़ना नहीं चाहते। जैसे मैंने बताया था, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या चाहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट ये चाहते हैं कि इनका अपना ही पूरा एक राज्य हो भारत में, ऐसे। तो आइडियोलॉजिकल क्या हो गया, दूसरे पार्ट में जो है इंडिया के, इसमें क्या होता है, ये लोगों को अपनी तरफ रुझाना चाहते हैं, उनको रेडिकलाइज करना चाहते हैं आइडियोलॉजिकली। इसलिए तो अर्बन नक्सलिज्म क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वो रेडिकलाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर इंडिविजुअल टेररिज्म भी बढ़ रहा है, अभी ग्रुप टेररिज्म भी होता था, इंडिविजुअल टेररिज्म भी बढ़ रहा है, जिसमें आता है लोन वुल्फ अटैक। ठीक है, ये थोड़ा न्यू फिनोमिना है,
और ये इंडिविजुअल टेररिज्म क्यों होता था? ये वायलेंस को यूज करते थे डराने के लिए लोगों को कि देखो हम आपके यहां तक पहुंच जाएंगे। जैसे कोई सुसाइड, एक पुलवामा अटैक जो हुआ था वो एक तरह से लोन वुल्फ अटैक ही है। ऑलराइट, चलो, तो ये देखो, ये सेकंड एआरसी की 8th रिपोर्ट है। ओके, इसका नाम है कॉम्बैटिंग टेररिज्म। तो देखो उसमें ये डेफिनेशन दी है, ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि वैसे आपको ये करने की जरूरत नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, आप जो वर्किंग डेफिनेशन है आप उसी को यूज करिए, उसमें एग्जांपल भी है। ये बहुत ही एक टेक्निकल डेफिनेशन है, और क्योंकि ये सेकेंड एआरसी द्वारा बताई गई है तो इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है, इसको आप रेफर कर सकते हो। ऑलराइट, तो देखो एक छोटा शॉर्ट लीगल डेफिनेशन क्या है इसका। एक्ट ऑफ टेररिज्म क्या होता है? पीस टाइम में वॉर क्राइम। वॉर क्राइम क्या होता है? जो एक्चुअल वॉर के टाइम पे लोग करते हैं, है ना, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जापान ने जैसे बहुत किया था वर्ल्ड वॉर के टाइम, तो वो वॉर क्राइम हो जाते हैं। तो एक्ट ऑफ टेररिज्म क्या है? वॉर क्राइम होता है पीस टाइम में। क्योंकि और डेफिनेशन का इशू जैसे मैंने आपको बताया था, चलो ये तो मुझे इसमें इतना ही बताना था स्लाइड में, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, इसको आप याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना समझिए, और मैंने आपको ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें समझा दी है, इसी में से समझाया मैंने। सेकेंड एआरसी से मैंने बहुत पॉइंट्स लिए हैं, क्योंकि जैसा मैंने बोला था कि इस एआरसी को हम रेफर करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट को रेफर करेंगे, तो वो सब रेफर करके ये चीज़ें लाई गई हैं। ओके, तो पहली बात, एक डेफिनेशन का इंपॉर्टेंस बताऊं क्या होता है कि जिस देश में, अगर पूरी दुनिया में एक ही डेफिनेशन है तो वो सब अग्री करेंगे कि टेररिज्म को ऐसे हैंडल करो। लेकिन जब सबकी डेफिनेशन ही अलग है तो यूनिवर्सली हम लड़ भी नहीं पाते। ये मैंने आपको अभी जैसे बताया था यहाँ पे, ये कंसेंसस वाला पॉइंट। तो डेफिनेशन की यही इंपॉर्टेंस है। ऑलराइट, तो अब ये देखते हैं कि ये यूनिवर्सल है क्या। ठीक है, जो टेररिज्म है ये यूनिवर्सल है क्या? इसमें आंसर है यस एंड नो बोथ। थोड़ा सा अलग है, ब्लैक एंड वाइट चीज़ें नहीं है। यस में अगर देखा जाए कि एशियन कंट्रीज में होता है, सॉरी एशियन कंट्रीज में टेररिज्म है, वेस्टर्न कंट्रीज में भी टेररिज्म है। प्राइम एग्जांपल है यूएसए, यहाँ पे इंडिया। तो हाँ, अगर ऐसे आप देखोगे तो हाँ काफ़ी ग्लोबल है, काफ़ी फैल गया है। लेकिन ये अगर आपको कंक्लूड करना हो तो बात ये है कि देखो टेररिज्म काफ़ी जगह फैल गया है, लेकिन कुछ कंट्रीज बहुत टारगेट होती हैं। ओके, तो ये ग्लोबल फिनोमिना बोल दिया जाता है और ये काफ़ी जनरल चीज़ हो जाती है। अगर हम नो पे जाएं कि यूनिवर्सल नहीं है, तो इसमें क्या है? क्योंकि देखो अगर सोशियोलॉजिकल थ्योरी मैंने आपको बताई, उसमें क्या था? मार्जिनलाइजेशन और एलियनेशन या डेप्रिवेशन। तो नो में क्या हो जाता है कि हर सोसाइटी का पार्ट, जो एक इंडिविजुअल है, सोसाइटी का पार्ट, जो एक नागरिक होता है, वो हर बार टेररिज्म का विक्टिम नहीं होता। या फिर विक्टिम मतलब मरने वाला विक्टिम नहीं, मतलब वहां पे जो ज्वाइन कर जाए। कैसे? फ्रांस का आप एग्जांपल ले सकते हो। वो स्विट्जरलैंड के पास है। स्विट्जरलैंड में कोई मार्जिनलाइजेशन नहीं है, एलियनेशन नहीं है। लेकिन फ्रांस एक नेबरिंग कंट्री है, वहां पे टेररिज्म है। ठीक है, वहां पे क्या इशू आ गया था कि कॉलोनी के टाइम पे वहां पे अफ्रीकन स्लेव्स आ गए थे। जब वो कॉलोनी था वहां पे अफ्रीकन स्लेव्स आ गए थे। ओके, हाँ, अच्छा, ये नो का एक्चुअली लेट मी टेल यू अगेन, ये मैं फिर से बताता हूँ ये चीज़, कि काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे विक्टिम नहीं है वो टेररिज्म के। ठीक है, अभी जो मैंने बताया उसको थोड़ा प्लीज़ इग्नोर करना, वो थोड़ा सा कंसेप्ट अलग चला गया, सॉरी फॉर दैट। तो इसको फिर से आप समझिए कि ये यूनिवर्सल नहीं है। ये यूनिवर्सल कब नहीं है? सोशोलॉजिकल पॉइंट से अगर देखें, मार्जिनलाइजेशन और एलियनेशन। तो ये दो पॉइंट को ध्यान रखना है। तो पहली बात, ग्लोबल क्यों नहीं है? क्योंकि हर कोई रीजन टेररिज्म के विक्टिम नहीं है। जैसे यूरोप में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं,
वो क्या नहीं है, वो इफेक्ट नहीं हुए हैं टेररिज्म से। स्विट्जरलैंड है, हाँ यहाँ पे अब आएगा कि स्विट्जरलैंड है, वो भी कोई मार्जिनलाइजेशन नहीं है, कोई एलियनेशन नहीं है, तो वो भी टेररिज्म से अफेक्टेड नहीं है। अब आते हैं फ्रांस पे। ये क्यों है, क्योंकि स्विट्जरलैंड तो बगल में ही है, लेकिन फ्रांस में इशू आ रहा है। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये यूनिवर्सल है कि नहीं, तो यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में नहीं है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में नहीं है, लेकिन फ्रांस में है। और फ्रांस में मैंने वही बता रहा था कि क्यों है, क्योंकि वहाँ पे कॉलोनी जो थी उस टाइम पे काफ़ी सारे अफ्रीकन स्लेव्स आए थे, तो उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता था। ठीक है, स्विट्जरलैंड कैसे है, कभी भी कॉलोनाइज नहीं हुआ है, होमोजीनियस सी कंट्री है, वहाँ पे ज़्यादा डाइवर्सिटी भी नहीं है। और तो पॉइंट क्या हो जाता है, हेट्रोजेनिटी या डाइवर्सिटी सिक्योरिटी इश्यूज लेके आ सकती है अगर आप सबको रिस्पेक्ट ना करो तो। ठीक है, फिर और एग्जांपल हम घर के पास देखें तो भूटान, वो भी विक्टिम नहीं है टेररिज्म का, क्योंकि वहाँ हैप्पीनेस पे ही फोकस है ना, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। तो ये सब चीज़ें जब है उस देश में तो फिर कहाँ से टेररिज्म होगा। तो टेररिज्म यूनिवर्सल भी हो सकता है, जनरलिस्ट चीज़ भी हो सकती है, लेकिन अगर आप स्पेशलिस्ट बनो, आप टेररिज्म को थोड़ा डीपली पढ़ो, तो ये एक यूनिवर्सल फिनोमिना नहीं है। तो ये आपका कंक्लूजन है। ओके, चलिए फटाफट कॉजेज देख लेते हैं, रूट जो है इसकी जड़ कहाँ से आती है टेररिज्म की, वो देख लेते हैं। राइट, पॉलिटिकल जड़ क्या है, देखो यही है, कोई भी आप इशू एनालाइज कर रहे हो उसको सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल चीज़ों में एनालाइज करो। ठीक है, टेररिज्म पहले सोचते थे कि इंसर्जेंसी है, इसमें क्या होता था, इंसर्जेंसी में वो पॉलिटिकल चीज़ों को ओवरथ्रो करना चाहते थे। जो नॉन स्टेट आर्मी होती है, जैसे LWE की आर्मी है, उनकी भी अपनी एक आर्मी है, तो वो क्या कर चाहते हैं, अपना राज्य चाहते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में कैसा चाहिए उनको, भारत से अलग भी होना है। तो ये टेररिज्म क्यों चूज़ करते थे पॉलिटिकली, कि वो जो पॉलिटिकल पार्टी उस टाइम चल रही है, या कुछ देर से जो राज चल रहा है भारत में या फिर किसी भी देश में, कुछ लोगों को अगर पसंद नहीं आता है और उनको दिखता है कि वोटिंग से काम नहीं चल रहा है, वो हथियार उठा लेते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप बोल सकते हो प्री इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले कई लोगों ने हथियार क्यों उठा लिए थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार शोषण कर रही थी भारत का, एक्सप्लॉइट कर रही थी। सोशल और इकोनॉमिक क्या होता है, इसमें आप सोशियोलॉजिकल थ्योरी है उसको यूज कर लो डायरेक्ट। ठीक है, सेम रीजन है, इसको थोड़ा इग्नोर करना। तो सेम रीजन है इस चीज के, सेम, कि डेप्रिवेशन है, मार्जिनलाइजेशन है, लोग अपने आप को हिस्सा फील नहीं करते सोसाइटी का, वो सोसाइटी से अलग फील करते हैं। इसीलिए बात करता था ना मैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में या नॉर्थ ईस्ट में, कि लोगों को मेन स्ट्रीम में लाया जाए ताकि वो अलग फील ना करें। ये अप्लाई हर जगह होता है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में होता है, नॉर्थ ईस्ट इशू में होता है, जम्मू एंड कश्मीर के इशू में होता है, और टेररिज्म जो फैल रहा है उसके इशू में, लोगों को मेन स्ट्रीम में लाया जाए। ये हो गया सोशल। इकोनॉमिक कैसे हो गया, नौकरियां, एजुकेशन, पॉलिटिकल फ्रीडम, ये एग्जाम्पल हो गए। तो पॉलिटिकल फ्रीडम तो पिछले का भी पॉइंट हो गया। ठीक है, तो सोशियो इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन जो हमने अभी पढ़ी थी, सोशियोलॉजिकल स्कूल जो पढ़ा था, उसको आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो। स्ट्रैटेजिक क्या है, ये स्ट्रैटेजिक मतलब ये एक स्ट्रैटेजी हो जाती है, मतलब ऐसे नहीं है कि इनका मतलब इनको गुस्सा आ रहा है तो हथियार उठा लिए, नहीं, ये लोग एक टारगेट रख के चलते हैं, एक गोल रख के चलते हैं और उसलिए हथियार उठाते हैं। तो उसमें क्या है, कोई बड़ा गोल है उसके लिए करेंगे। जैसे हमास जो है वो टेररिस्ट टैक्टिक क्यों यूज़ करता है, वो ऐसे नहीं करता कि रैंडमली बस गोला बारूद चला दो इसराइल पे। वो क्या है, वो वायलेंस को यूज़ करते हैं और सीज फायर को। वायलेंस, ये मैं एक केस स्टडी छोटी सी आपको बता रहा हूँ, वो वायलेंस को यूज़ करते हैं और सीज फायर को स्ट्रेटेजिकली यूज़ करते हैं। मतलब क्या होता है, वो वायलेंस बढ़ाएंगे, कुछ लोग मरेंगे, फिर वो उनको बोलेंगे, जो इसराइल है उनको बोलेगा कि अच्छा ठीक है आपको हम कुछ दे देते हैं, मतलब इसको बोलते हैं कंसेशन देना, कुछ छूट देना।
फिर वो सीज फायर करेंगे, फिर वो फिर से वायलेंस करेंगे, फिर कुछ कंसेशन लेंगे, फिर सीज फायर करेंगे। जैसे भारत में स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल था ना, वैसे ही कुछ चीज़ है ये। तो टेररिज्म को आप बोल सकते हो कि कोई वीक ग्रुप या कोई मार्जिनलाइज्ड ग्रुप यूज़ करता है टेररिज्म को एडवांटेज लेने के लिए। किस पे? जो मेजॉरिटी लोग हैं या स्ट्रॉन्गर आर्मी जो है या पॉलिटिकल पावर जो है। तो स्ट्रैटेजिक अब समझ में आया। इंटरनेशनल रिलेशन में भी बहुत पढ़ते हैं। तो स्ट्रैटेजिक मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो इंटरनेशनल रिलेशन के अगर मैं आपको बताऊं उसमें कि आप किसी दूसरी कंट्री से दोस्ती रख रहे हो, लेकिन आप उसके हमेशा दोस्त हो, आप ऐसे स्ट्रैटेजी पे नहीं चल रहे हो। लेकिन कई कंट्रीज़ के साथ आप स्ट्रैटेजी ही चलाते हो, स्ट्रैटेजी पे ही काम करते हो। क्योंकि अगर आप मान लो डेमोक्रेसी हो और कोई और कम्युनिस्ट कंट्री है, तो चाइना के साथ हमें काम करना पड़ता ही है ना इकोनॉमिकली, हम डिपेंडेंट है उनकी इकोनॉमी पे। तो वो स्ट्रेटेजिक हो गया। ऐसे थोड़ी ना कि चाइना से आप हर बात पे लड़ते रहोगे। रिलीजियस, तो ऐसे तो देखो रिलीजन अपने आप ऐसे कोई पैदा नहीं करता टेररिस्ट। हर रिलीजन जो दुनिया का है वो शांति ही आगे बढ़ाने को बोलता है, हर रिलीजन। और ये बहुत स्टडीज़ भी हुई हैं और बहुत एक्सपर्ट्स ने भी बोला है कि जो टेररिस्ट जो यूज़ करते हैं रिलीजन को, वो क्या करते हैं, जो उनकी किताब होती है, चाहे कोई भी किताब हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कोई भी किताब हो, वो क्या करते हैं उसको अपने तरीके से लोगों को समझाते हैं। मतलब मिस इंटरप्रेट करते हैं उसको। अगर आपने एक जॉन अब्राहम की मूवी देखी हो बटला हाउस, तो उसमें ही यूजेस, मतलब उस एक किताब को जिसको ये लोग यूज़ करते हैं जस्टिफाई करने के लिए टेररिज्म को, उसी किताब के वो कोट यूज़ करके, अब मुझे नहीं पता कितना ऑथेंटिक है ये, बस ये मूवी में दिखाया गया है, तो आप सोच सकते हो कि ये थोड़ा क्रिएटिव भी हो सकती चीज़। तो वो जॉन अब्राहम उसी किताब के कोट यूज़ करके टेररिस्ट को बोलता है कि देख भाई, जो तुम सोचते हो वो गलत है, वो तुम्हें बहकाया गया है। तो ये है। तो रिलीजन जो है उससे टेररिज्म नहीं आता है। लोग अपने लिए, अपने मतलब के लिए उसको, उसका मीनिंग चेंज करके लोगों को उल्लू बनाते हैं और फिर आपको उनको बोलते हैं कि देखो आप जाओ, आप अपने जिहाद के लिए कर रहे हो ऐसे। मतलब जिहाद आपको बताऊं तो जिहाद बेसिकली क्या होता है कि वो चाहते हैं कि जो इस्लाम के खिलाफ है उनके अगेंस्ट फाइट, जो भी इस्लाम को नहीं मानता उसके अगेंस्ट फाइट। और लेकिन इसका बहुत स्पिरिचुअल मीनिंग है कि इस्लाम कैसा है, बहुत पीस को प्रमोट करता है, हर रिलीजन करता है, नॉट जस्ट इस्लाम। लेकिन आपको भी पता है मैं क्यों इस्लाम को डिस्कस कर रहा हूँ। तो स्पिरिचुअल स्ट्रगल होता है। जिहाद का एक्चुअल स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है कि अपने अंदर आप सिन को हटाओ, अपने अंदर आप सिन को हटाने की कोशिश करो। ठीक है। जिहाद एक होता है, मतलब क्या होता है उसका, स्ट्रगल। स्ट्रगल मतलब फॉर ए गुड थिंग। जिहाद एक अरेबिक वर्ड है जिसका एकदम मतलब ये है कि किसी अच्छी चीज़ के लिए आप स्ट्रगल करो। तो अगर आप देश की सेवा के लिए स्ट्रगल कर रहे हो तो आप जिहाद कर रहे हो। लेकिन इसको इंटरप्रेट करके लोग कर देते हैं कि नहीं, ये तो एक लड़ाई है, ये एक होली वॉर है, इस्लाम के लिए एक होली वॉर है कि ये, और ये आपकी रिलीजियस ड्यूटी है कि आप इस्लाम को इतना मानो कि आप जो ना माने उसको मार दो। समझ रहे हो, ये ऐसे इंटरप्रेट करते हैं। तो जिहाद का मतलब होता है स्ट्रगल। और ये होली वॉर नहीं है सिर्फ कि जो जो मान नहीं रहा है उसको मार दो। ये एक स्पिरिचुअल स्ट्रगल भी है कि आप अपने फेथ की तरफ बने रहें। वैसे ये कहा भी जाता है कि आप डिफेंड कर सकते हो, लेकिन इन्होंने जो टेररिस्ट होते हैं ये इसका मतलब और ही निकाल देते हैं, बोलते कि नहीं आप मारो जाके जो नहीं मान रहा है। समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें हैं। तो 1990s के बाद एक टेररिज्म नया आने लगा जिसमें रिलीजन के बेस्ड के ऊपर, रिलीजन के बेसिस पे चीज़ें करी जा रही थी। जैसे अलकायदा, क्रिश्चियन के भी ग्रुप्स हैं, जापानीज़ का भी एक ग्रुप है। तो ये सिर्फ इस्लाम पे नहीं है, ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, भारत में मिलेंगे। तो रिलीजन अपने आप ऐसे बनाता नहीं है टेररिस्ट। ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन क्या है? दो क्लासिफिकेशन है। टेररिज्म बाय एक्सटर्नल स्टेट एक्टर। स्टेट एक्टर आपको पता लग गया होगा, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश एग्जाम्पल।
नॉन स्टेट एक्टर, LET एंड ऑल दैट, ठीक है, आइसिस, अलकायदा, तालिबान। तो एक्सटर्नल स्टेट एक्टर को पहले पढ़ते हैं। जब कोई गवर्नमेंट सपोर्ट करे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेररिज्म को, या तो अपने लोगों के खिलाफ या फिर दूसरे देश के खिलाफ, उनको बोला जाता है टेररिज्म बाय स्टेट एक्टर। ओके, टेररिज्म देखो जैसे कश्मीर में है, वो पाकिस्तान का डायरेक्ट सपोर्ट है, राइट। और हमारे देश में जो सब इशू चल रहे हैं, इंडियन मुजाहिदीन, IM और सिमी। सिमी का मतलब होता है स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, उत्तर प्रदेश में 1977 में बनी थी ये, अलीगढ़ में। ये चाहते हैं भारत को आज़ाद करना और चाहते हैं कि इस्लामिक लैंड बना दे भारत को, ऑलराइट। तो पाकिस्तान जो है एक एक्सटर्नल स्टेट एक्टर है, ये भारत की आंतरिक सुरक्षा को डायरेक्ट चैलेंज करता है और इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट मतलब कश्मीर का आप ले सकते हो इशू, और इनडायरेक्ट आप ले सकते हो 26/11, ठीक है। बांग्लादेश, म्यांमार पे भी इशू आते हैं, टेररिज्म वहाँ से, टेररिस्ट जो हैं वहाँ से इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं, वहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम होता है ना, तो वो उधर से भी नाम आता है, लेकिन ऐसा डायरेक्टली वो सपोर्ट नहीं करते। टेररिज्म बाय नॉन स्टेट एक्टर्स। अब नॉन स्टेट एक्टर्स मैंने आपको बताया क्या होते हैं। देखो, ये किसी गवर्नमेंट से लिंक नहीं होता, ये अपना ही काम करते हैं, इनको अपना ही काम करना है, इनके अपने एजेंडा हैं, इनका अपना गोल है, ये किसी सरकार के गोल को पूरा नहीं करना चाहते। एग्जाम्पल, नक्सलाइट, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट। वैसे मैंने आपको बताया कि वो माओ की जो आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करते हैं, लेकिन वो चाइना से एसोसिएटेड नहीं है। चाइना ने इनको सपोर्ट भी किया है, नॉर्थ ईस्ट में भी लोगों को सपोर्ट किया है, लेकिन डायरेक्टली फंडेड नहीं है। ये चल रहे हैं बिकॉज ये उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं। कनेक्शन ये है। LTTE श्रीलंका, नॉर्थ ईस्ट एक्सट्रीमिस्ट, है ना। वैसे तो ये LET जो है, लश्कर तैयबा, ये बोलता है कि नहीं नहीं, हम तो पाकिस्तान के साथ नहीं हैं, हम अपनी चीज़ हैं, हम अपने ही खिलाड़ी हैं। और इंडियन मुजाहिदीन ये भी ऐसे ही हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये समझाया है कि पाकिस्तान नॉन स्टेट एलिमेंट यूज करता है प्रॉक्सी जैसे में, प्रॉक्सी मैंने आपको समझाया है ना। तो इनका ISI को अगर आप देखोगे तो इसका, क्योंकि अभी हम नॉन स्टेट एक्टर पढ़ रहे हैं ना, तो ISI सपोर्ट करता है पाकिस्तान में से नॉन स्टेट एक्टर्स को। तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि मोडस ऑपरेंडी मतलब इनका काम करने का तरीका, और इनका मोटो क्या है, जो ये भारत में ऐसे प्रॉक्सी वॉर जो खेल रहे हैं ना, वो क्यों खेल रहे हैं। और वो ISI ही खेल रहा है, मतलब पाकिस्तान की जो एक तरीके से आप बोल सकते हो सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट जो है वो ISI है। तो ये क्या चाहते हैं, भारत की इकोनॉमी को डीस्टेबलाइज करना चाहते हैं, उसको हिलाना चाहते हैं, उसकी नींव कमज़ोर करना चाहते हैं। तो ये कैसे करते हैं, मतलब मैं एक मिनट, ये जो टॉपिक है ये किसके थ्रू करते हैं लोग, नॉन स्टेट एक्टर के थ्रू। ये खुद नहीं आके करता है ISI, नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू। LET जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल है। फिर भारत के अंदर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ये आर्म्स देते हैं, एक्सप्लोसिव्स देते हैं। फिर ये चाहते हैं ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, मैं आपको बता चुका हूँ। ये भारत को तोड़ना चाहते हैं, कमज़ोर करना चाहते हैं। कैसे, कम्युनल घृणा फैला के, कम्युनल हेट्रेड फैला के, कम्युनल वायलेंस बढ़ा के, उससे क्या चाहते हैं, डिवाइड एंड रूल। तो ये इनका करने का तरीका भी है, उनका मोटो यही है कि भारत को तोड़ना है। और कैसे तोड़ना है, इकोनॉमी को तोड़ेंगे, आर्म्स एंड एक्सप्लोसिव्स देंगे, और छोटे छोटे अटैक्स करेंगे काफ़ी सारे ऐसे। अब इस पे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि टाइप ऑफ सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय अ स्टेट टू अ टेररिस्ट ग्रुप। आइडियोलॉजिकल सपोर्ट मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उस कंट्री की आइडियोलॉजी को आगे भेजती है। जैसे पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में जब कुछ करता है तो क्या करता है, जम्मू कश्मीर हमें दो, हमारा पार्ट है, ये आइडियोलॉजी हो गई। फाइनेंशियल मतलब पैसा देना, ठीक है, पैसे की बात, सीधी सी बात है, वो उनको सपोर्ट करते हैं। मिलिट्री सपोर्ट मतलब वेपन्स देना, हथियार देना, उनको ट्रेनिंग देना, उनके लिए कोर्सेज चलाना।
उनके लिए कैंप्स लगाना। अब आ जाते हैं टाइप्स पे, टाइप्स ऑफ टेररिज्म। इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाने की ज़रूरत, ये तो टर्म्स बहुत सिंपल सिंपल हैं। ये टाइप्स मैंने कैसे डिवाइड किए हैं, ये इनकी स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है। किस पे करता है? स्ट्रैटेजी पे, ये काम कैसे कर रहे हैं उस चीज़ पे। तो इसको फटाफट देख लेते हैं। साइबर टेररिज्म हो गया, इसके तो ये तो आपको समझ में आता है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे भी, है ना, साइबर सिक्योरिटी में। ठीक है, साइबर टेररिज्म में क्या होता है, देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसको यूज़ करके किसी देश पे अटैक किया जाता है। सिंपल, जैसे सरकार का कोई वेबसाइट हो, उसका चेंज कर देंगे हुलिया, तो ये साइबर अटैक हो गया। या फिर सरकार के ईमेल पे अटैक करेंगे, सरकार के जो सिस्टम है ईमेल्स का, उस पर अटैक करने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी अटैक एक कंप्यूटर के थ्रू, आईटी के थ्रू साइबर अटैक हो जाता है। एथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म, ये सिंपल सा यही है, अपनी एथनिसिटी के लिए, ये अपना अलग से एक राज्य बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि इनका जो किसी एक का एथनिक ग्रुप है वो दूसरे एथनिक ग्रुप के ऊपर रहे। जैसे तमिल नेशनलिस्ट जो थे श्रीलंका में, नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी में क्या है, एक एथनिक ग्रुप दूसरे एथनिक ग्रुप के ऊपर आना चाहता है। सिंपल। न्यूक्लियर टेररिज्म, ये तो मतलब यही है कि सिंपल आपको समझ रहा होगा कि न्यूक्लियर टेररिज्म का मतलब ये हो जाता है कि अलग अलग टाइप के जो न्यूक्लियर मटेरियल है उस पर उसको यूज़ करके अटैक किया जाए। पहली बात तो ये, न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज़ करके। दूसरा, न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है उस पर अटैक किया जाए। ठीक है, जैसे कोई न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे अटैक करेगा और वहाँ से न्यूक्लियर चीज़ को चोरी करेगा, मटेरियल को, है ना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। आइडियोलॉजी, मतलब जैसे राइट विंग और लेफ्ट विंग। राइट विंग मतलब ये चाहते हैं कि राइट विंग टेररिस्ट क्या चाहता है, सरकार को हटा दो और फैसिस्ट गवर्नमेंट लाओ। ये आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा, फैसिस्ट गवर्नमेंट। तो फैसिस्ट गवर्नमेंट लेके आओ। इसमें कैसा होता है कि बहुत सारे जो होते हैं वो सरकार को बोलते हैं कि फॉरेनर्स को बाहर निकालो। अभी ये राइट विंग बहुत इश्यूज उठ रहे हैं क्योंकि इस पे ये माइग्रेशन के खिलाफ होता है। तो जैसे डोनाल्ड ट्रंप थे, वो पूरा माइग्रेशन के थोड़ा अगेंस्ट थे, थोड़ा क्या पूरा ही अगेंस्ट थे। तो उनकी जो पॉलिसीज थी वो राइट विंग पॉलिसीज थी। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट हमने पढ़ा हुआ है, माओवादी या नक्सलाइट, आप जो भी बोलना चाहो। ये क्या चाहते हैं, ये क्लास डिस्टिंक्शन जो है, जो लोगों के बीच में क्लास का डिफरेंस है, मतलब रिच पुअर, ऐसे उन सबको हटाना चाहते हैं ये चीज़ें। और सोशलिज्म के ऊपर बेस्ड सरकार लेके आना चाहते हैं, ना कि कैपिटलिस्ट बेस्ड। नार्को टेररिज्म, ये मतलब क्या होता है, नारकोटिक्स जो होते हैं ना, ड्रग्स वगैरह, उसको यूज करके उससे पैसा कमा के सरकार को अफेक्ट करना, पॉलिसीज को। फिर फाइनली बायो टेररिज्म, इसमें क्या है, बायोलॉजिकल चीज़ों को यूज़ किया जाएगा, केमिकल चीज़ों को यूज़ करेंगे अटैक करने के लिए। जैसे एंथ्रैक्स, स्मॉल पॉक्स को भी यूज़ करते हैं किसी किसी पॉपुलेशन को बीमार करने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब टाइप्स हैं। फिर लास्ट टॉपिक, रीज़न क्या है। बहुत टेक्नोलॉजी फैल रही है। देखो आजकल के जो टाइम है, मॉडर्न जो टाइम है अपना, है ना, आधुनिक जो टाइम चल रहा है, इसमें टेररिज्म इतनी जल्दी क्यों फैल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी उनको है, उनके पास बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करने के तरीके हैं। पहले तो वो नहीं होते थे, और अभी तो फाइनेंस लेने के लिए भी बहुत तरीके हो गए हैं, बिटकॉइन आ गया है। तो ऐसे जो क्रिप्टो करेंसीज होंगी वो ट्रैक नहीं होती हैं। फिर टारगेट जो है उनके बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी एक छोटी से कोई देश है, वो किसी को भी अटैक कर रहे हैं, क्योंकि उनका मतलब क्या है, अपनी आइडियोलॉजी फैलाना। फिर सोसाइटी में इंटॉलरेंस, ये देखो ये तो हमने डिस्कस कर लिया है। सोसाइटी में इंटॉलरेंस, उसकी वजह से भी टेररिज्म बढ़ रहा है। ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो टेररिज्म को रोकना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि अब वो इंटरनेट के थ्रू किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक इशू हुआ था, टेलीग्राम का एक प्राइवेसी इशू होता है। तो जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना दुनिया में हर जगह, काफ़ी जगह, तो ये लोग टेलीग्राम की प्राइवेसी को यूज़ करते, फीचर्स को यूज़ करके अपने आप को सरकार के आप बोल सकते हो स्पाइंग से बचाते हैं।
तो अब देखो, अब सरकार तो बोलेगी कि टेलीग्राम को बैन करो, लेकिन आप, मैं वही बताया था ना कि किसी एक इंसान का फ्रीडम फाइटर दूसरे इंसान का टेररिस्ट हो जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही है, तो लोग कनेक्ट हो रहे हैं, तो उनकी आइडियोलॉजी से जो मिलने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं तो हो गई। जैसे ऐसा हम मानते हैं ना कि धरती जैसे और भी प्लैनेट्स होंगे जो सूरज से कुछ गोल्डीलॉक्स की दूरी पे होंगे, तो वैसे ही यहाँ पे किसी ना किसी सोसाइटी में डिप्राइव्ड लोग हैं ही, वल्नरेबल लोग हैं ही, एलियनेटेड लोग हैं ही, जो अपने आप को उस समाज का हिस्सा नहीं समझते हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन के थ्रू उसको अटैक करने की कोशिश करते हैं, उन लोग को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाने की कोशिश करते हैं। फिर काफ़ी सपोर्ट भी मिलता है, उन्हीं लोगों से मिलता है। जैसे बहुत लोग हो गए थे एकदम से आईसिस को ज्वाइन करने लग गए थे, भारत से भी लोग चले गए थे, पढ़ी लिखी लड़कियां चली गई थी, यंग लड़कियां। और टेररिज्म और ऑर्गेनाइज क्राइम की जो लिंकेज है उसकी वजह से ये सपोर्ट जो है टेररिज्म फैल बहुत रहा है। ठीक है, बहुत इजी मनी है, एक्सटॉर्शन हो गया, आर्म्स को बेचना हो गया, सेक्स ट्रेड हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ऑल दैट। तो ये सब और हम पढ़ेंगे इसको, लिंकेजेस, ये पूरा एक टॉपिक है, वी विल स्टडी, हम पढ़ेंगे इसको। तो ये देखो, टेररिज्म, नक्सलिज्म, इंसर्जेंसी। तो इंसर्जेंसी और नक्सलिज्म अलग है, ये टेररिज्म के तरीके ही हैं, लेकिन हर टेररिज्म नक्सलिज्म और इंसर्जेंसी नहीं होता। मतलब नक्सलिज्म और इंसर्जेंसी टेररिज्म का पार्ट है, लेकिन हर टेररिज्म एक्ट नक्सलवाद या फिर इंसर्जेंसी से रिलेटेड नहीं होता। ओके, ये इनका रिलेशन है। तो ये फाइनली एक रिवीजन कि ये मैंने आपको बताया था पहले, मेंशन कर दिया है स्लाइड में। तो एक इंटरलैंड टेररिज्म है, जम्मू एंड कश्मीर का है, नॉर्थ ईस्ट का है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ये मैंने यहाँ क्यों डाला, बिकॉज नेक्स्ट में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर के लिए इतना ही, ठीक है। चलो तो फटाफट से रिवीजन। तो पहले हमने समझा स्टेट एक्टर क्या होता है, नॉन स्टेट एक्टर क्या होता है, हमने उसके कैटेगरी देखी, चाइना का देखा हमने, पाकिस्तान का देखा, बांग्लादेश का देखा। नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में बात करी। ऑर्गेनाइज क्राइम हम आगे देखेंगे, बाकी 3 हम देख चुके, लेफ्ट विंग, नॉर्थ ईस्ट इशू, जम्मू कश्मीर इशू। बाकी बचा था मल्टीनेशनल और सिविल सोसाइटी और टेररिज्म। तो मल्टीनेशनल मैंने आपको समझाया, सिविल सोसाइटी, एनजीओज, एग्जाम्पल्स दिए। फिर टेररिज्म पे हम आए, कोर्ट्स देखे, डेफिनेशन देखी क्यों वहाँ पे इशू आता है, यूनिवर्सल है कि नहीं, कॉजेज क्या हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, और ये आईएसआई प्रॉक्सी वॉर कैसे खेलता है, सपोर्ट कैसा मिलता है, टाइप्स क्या हैं, इतना फैल क्यों रहा है, फिर इन टर्म्स के बीच में डिफरेंस, फाइनली भारत में टेररिज्म कैसा कैसा होता है। चलिए, सो दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगले लेक्चर मिलते हैं, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।